नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBSA आधिकारिक रूप से प्रभावी हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुति के दौरान राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा की। केंद्रीय बजट 2025-26 में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवंटन बढ़ाया गया। केंद्रीय बजट 2025 में सीमा शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया गया। सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-2026 में परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित करने की घोषणा की। यूरोपीय संघ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अधिनियम के तहत AI साक्षरता और प्रतिबंधित प्रणालियों पर नियम लागू हो गए। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBSA आधिकारिक रूप से प्रभावी हुआ। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBSA आधिकारिक तौर पर एक पूर्ण संधि आधारित अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन और अंतरराष्ट्रीय कानूनी इकाई के रूप में प्रभावी हो गया है। चलिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA के बारे में जानते हैं। IBCA का मुख्यालय भारत में स्थित है। यह बहुराष्ट्रीय और बहु एजेंसी गठबंधन है। इस गठबंधन में 95 ऐसे देश शामिल हैं जहां बड़ी बिल्ली प्रजातियों के पर्यावास हैं। साथ ही इसमें वैसे देश भी शामिल हैं जहां बड़ी बिल्ली प्रजातियों के पर्यावास नहीं हैं, लेकिन वह इनके संरक्षण में रुचि रखते हैं। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो IBCA को भारत के प्रधानमंत्री ने 2023 में लॉन्च किया था। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा के संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसके मुख्य लक्ष्य देखें तो बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण से जुड़े अलग अलग हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय को प्रोत्साहित करना तथा सफल संरक्षण पद्धतियों और विशेषज्ञता को एकीकृत करना, जिससे वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण का एक साझा लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। फ्रेमवर्क समझौते की डिपॉजिटरी भारतीय विदेश मंत्रालय यानी MEA है। इसके वर्तमान सदस्य देश देखें तो निकारागुआ, एस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया ने फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर IBCA के औपचारिक सदस्य बनने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुति के दौरान राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी को मौजूदा 17% से बढ़ाकर 25% करना है। इसका लक्ष्य वर्ष 2025 रखा गया है। साथ ही केंद्रीय बजट 2025-26 में विनिर्माण क्षेत्र के लिए अन्य पहलों की भी घोषणा की गई है। चलिए सबसे पहले राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के बारे में बात करते हैं। इस मिशन का उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल के तहत लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों का समर्थन करना है। मेक इन इंडिया को 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को डिजाइन और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना है। इस मिशन में मुख्य रूप से 5 फोकस क्षेत्र शामिल होंगे: व्यापार करने में सुगमता और लागत, मांग वाली नौकरियों के लिए कौशल उन्नयन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSME, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद। इसका उद्देश्य केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के लिए नीतिगत समर्थन, निष्पादन, रोड मैप तथा गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्रदान करना है। अब स्वच्छ तकनीक आधारित विनिर्माण भी समझ लेते हैं। यह मिशन सतत विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में स्वच्छ तकनीक आधारित विनिर्माण का समर्थन करेगा। इसका उद्देश्य घरेलू मूल्य संवर्धन में सुधार करना तथा सौर PV सेल, EV बैटरी, मोटर व नियंत्रक, इलेक्ट्रोलाइजर, पवन टरबाइन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्केल बैटरी के लिए इकोसिस्टम का निर्माण करना है। वहीं इसके महत्व को देखें तो इसमें स्वच्छ तकनीक क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को प्रतिसंतुलित करने में मदद मिलेगी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ भारत की अर्थव्यवस्था का एकीकरण आदि शामिल है। खबर के अंत में केंद्रीय बजट 2025-26 में विनिर्माण क्षेत्र के लिए अन्य पहलों की घोषणा के बारे में भी जान लेते हैं। पहले है सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा बताई गई है। दूसरा है फुटवेयर और चमड़ा क्षेत्रकों के लिए फोकस उत्पाद योजना। इस योजना में 22 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जिससे 4 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा। इसके अलावा है खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय। मेड इन इंडिया ब्रांड का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा। और आखिरी है खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता।
बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय बजट 2025-26 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवंटन बढ़ाया गया। केंद्रीय बजट 2025-26 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवंटन 80% बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए किया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वर्ष 2024 में शुरू की गई थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर ऊर्जा पहल है। यह पहल भारत के ऊर्जा परिदृश्य में परिवर्तन ला रही है। चलिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जानते हैं। इसका कार्यान्वयन मंत्रालय केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। इस योजना के लिए 75,021 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है और इसे वित्त वर्ष 2026 से 2027 तक लागू किया जाएगा। इसके उद्देश्य की बात करें तो घरों पर रूफटॉप सोलर यानी कि आरटीएस प्रणाली स्थापित करना और 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इस योजना के घटक देखें तो पहला है मॉडल सोलर विलेज। प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज स्थापित किया जाएगा। दूसरा है नवोन्मेषी परियोजनाएं। नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी नई पहलों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के तहत परिवारों को रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए 40% तक की सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी परिवार की औसत मासिक बिजली खपत और उपयुक्त रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता के आधार पर दी जाती है। जमानत मुक्त ऋण यानी कि कोलेटरल फ्री देना, जिसके तहत परिवारों को 3 किलोवाट तक की रूफटॉप सोलर प्रणाली स्थापित करने के लिए लगभग 7% की निम्न ब्याज दर पर जमानत मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना से जुड़े मुख्य लाभ भी हैं, जिसमें सरकारी बचत के तहत इस योजना से हर साल 75,000 करोड़ रुपए की बिजली लागत बचाने में मदद मिलेगी। अन्य लाभ की बात करें तो घरों के बिजली खर्च में कमी आएगी, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा आदि। इसी के साथ बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। केंद्रीय बजट 2025 में सीमा शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया गया। चलिए सबसे पहले सीमा शुल्क दरों में प्रस्तावित महत्वपूर्ण बदलाव जानते हैं। सीमा शुल्क दरों की कुल संख्या को शून्य कर दर सहित 15 से घटाकर 8 कर दिया गया है। एक से अधिक उपकर या अधिभार नहीं लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इसलिए उन 82 वस्तुओं पर सामाजिक कल्याण अधिभार यानी सोशल वेलफेयर सरचार्ज से छूट दी गई है जिन पर पहले से ही कोई अन्य उपकर लागू है। कुछ वस्तुओं को छोड़कर उपयुक्त उपकर आरोपित किए जाएंगे ताकि प्रभावी शुल्क आरोपण बना रहे। इसके महत्व को देखें तो टैरिफ या ट्रेड वॉर के मद्देनजर भारत द्वारा सीमा शुल्क व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, घरेलू उद्योगों का संरक्षण करते हुए महत्वपूर्ण आयातों को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपको बता दें कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन पर व्यापक टैरिफ लगाकर ट्रेड वॉर को सक्रिय कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप चीन ने जवाबी कार्रवाई की थी। अमेरिका द्वारा आरोप लगाया जाता रहा है कि भारत बहुत उच्च सीमा शुल्क संबंधी उच्च टैरिफ वाला देश है। इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। अतः सीमा शुल्क संरचना के तहत शुल्क के युक्तिकरण से भारत को यह छवि बदलने में भी मदद मिलेगी। अब ये देखते हैं कि ट्रेड वॉर क्या है। ट्रेड वॉर तब होता है जब देश आयात निर्यात पर प्रशुल्क यानी टैरिफ या अन्य व्यापारिक बाधाएं लगाते हैं। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो सकती हैं, लागत बढ़ सकती है और आर्थिक समृद्धि धीमी हो सकती है। आगे बढ़ते हुए ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को ट्रेड वॉर के प्रभाव से कैसे बचा रहा है। पहला है घरेलू विनिर्माण को मजबूत करके। इसके लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना, मेक इन इंडिया आदि पहले शुरू की गई हैं। दूसरा, व्यापार साझेदारों में विविधता लाकर। इस संबंध में संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते किए गए हैं। और अन्य उपायों में चीन पर निर्भरता को कम करना यानी चीन+1 रणनीति अपनाना, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना जैसे उपाय शामिल हैं। खबर के अंत में ट्रेड वॉर के साधन भी जान लेते हैं। पहला है टैरिफ। इसके तहत आयातित वस्तुओं पर कर लगाया जाता है ताकि उनकी कीमतें बढ़ जाएं। दूसरा है गैर टैरिफ बाधाएं यानी नॉन टैरिफ बैरियर्स। ऐसी नीतियां या नियम जो आयात पर कर लगाए बिना व्यापार को कठिन बना देते हैं। इसके अलावा है आयात कोटा यानी इंपोर्ट कोटाज, जिसके अंतर्गत किसी वस्तु विशेष के आयात की मात्रा पर सीमा लगा दी जाती है। और आखिरी है मुद्रा हेरफेर यानी करेंसी मैनिपुलेशन, जिसमें किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के मूल्य में जानबूझकर कमी की जाती है ताकि उसके निर्यात सस्ते और आयात महंगे हो जाएं।
चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-2026 में परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित करने की घोषणा की। यह कदम विकसित भारत के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है। इससे ऊर्जा की विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी। आइए परमाणु ऊर्जा मिशन की मुख्य विशेषताएं भी जान लेते हैं। इसका लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट यानी GW परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना। वर्तमान क्षमता लगभग 8 गीगावाट है। इसके तहत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी कि SMRs पर फोकस किया गया है, जिसमें स्वदेशी SMRs विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास हेतु 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। साथ ही 2033 तक 5 SMRs को चालू करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, इसके लिए कुछ प्रमुख कानूनों में संशोधन किए जाएंगे। बात करें परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 की, तो यह परमाणु ऊर्जा के विकास, नियंत्रण और उपयोग के लिए प्रावधान करता है। साथ ही बुनियादी विनियामकीय फ्रेमवर्क भी प्रदान करता है। इसके अलावा परमाणु क्षति के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010 परमाणु दुर्घटना के लिए संचालक को उत्तरदायी ठहराकर पीड़ितों के लिए शीघ्र मुआवजा सुनिश्चित करता है। चलिए अब भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। इसमें पहला है क्षमता विस्तार। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 10 रिएक्टर्स का निर्माण व उन्हें चालू करने का कार्य जारी है। इनकी कुल क्षमता लगभग 8 गीगावाट है। दूसरा है स्वदेशी उपलब्धियां। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की यूनिट 7 यानी कि RAPP7 ने 2024 में क्रिटिकलिटी के स्तर हासिल कर लिया है। यह भारत के सबसे बड़े स्वदेशी रिएक्टर्स में से एक है। तीसरा है भारत स्मॉल रिएक्टर्स यानी कि BSRs। सरकार BSRs विकसित करके और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की संभावनाओं की तलाश करते हुए अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार कर रही है। भारत स्मॉल रिएक्टर्स यानी कि BSRs 220 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स यानी PHWRs हैं। ये सुरक्षा और प्रदर्शन के नजरिए से प्रमाणित रिएक्टर्स हैं। चलिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी कि SMRs के बारे में जान लेते हैं। ये उन्नत परमाणु रिएक्टर्स होते हैं। इनकी प्रति यूनिट 300 मेगावाट इलेक्ट्रिक यानी MWE तक की विद्युत उत्पादन की क्षमता होती है। यह क्षमता परंपरागत परमाणु ऊर्जा रिएक्टर्स के लगभग 1/3 के बराबर है। SMRs की मुख्य विशेषताओं को देखें तो पहला है मॉड्यूलर निर्माण। SMRs को फैक्ट्री में बनाया जाता है और बाद में साइट पर स्थापित किया जाता है, अतः इसमें ऑन साइट कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है। दूसरा है इंक्रीमेंटल डिप्लॉयमेंट। इन्हें एकल या बहु मॉड्यूल के रूप में स्थापित किया जाता है। इससे ऊर्जा उत्पादन बढ़ती मांग के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। इसके लाभ देखें तो इसमें कम प्रारंभिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। साथ ही यह परमाणु ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा सहित वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के साथ एकीकृत करने की संभावना प्रदान करता है आदि। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। यूरोपीय संघ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अधिनियम के तहत AI साक्षरता और प्रतिबंधित प्रणालियों पर नियम लागू हो गए। नवीन AI साक्षरता दायित्वों के तहत AI टूल उपलब्ध कराने वालों यानी प्रोवाइडर्स और परियोजनकर्ताओं यानी डिप्लॉयर्स को अपने कर्मचारियों एवं AI सिस्टम के साथ काम करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए AI साक्षरता का पर्याप्त स्तर सुनिश्चित करना होगा। चलिए सबसे पहले यूरोपीय संघ का AI अधिनियम जानते हैं। इसकी उत्पत्ति देखें तो यूरोपीय संघ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अधिनियम AI के लिए दुनिया का पहला व्यापक कानूनी ढांचा है। यह अधिनियम 2024 में आंशिक रूप से लागू हो गया है तथा 2026 तक पूरी तरह से लागू किया जाएगा। यह अधिनियम विनियमन के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण को अपनाता है तथा जोखिम के स्तर के अनुसार AI पर अलग अलग नियम लागू करता है। साथ ही इस अधिनियम में नैतिकता, सुरक्षा और पारदर्शिता के महत्व पर जोर देते हुए AI के लिए निषिद्ध कार्यों की सूची दी गई है। अब AI अधिनियम के प्रभाव भी जान लेते हैं। सबसे पहले वैश्विक प्रभाव देखते हैं। इसमें पहला है मानव केंद्रित फोकस। यह अधिनियम मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, भेदभाव को रोकता है तथा नैतिक क्षेत्र में AI को बढ़ावा देता है। साथ ही इसे अपनाने में वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद एवं जिम्मेदार AI को बढ़ावा देता है। दूसरा है AI विनियमन के लिए वैश्विक बेंचमार्क। अन्य देश भी इसी तरह के ढांचे को अपना सकते हैं तथा अपने AI संबंधी विनियमों को यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप बना सकते हैं।
और तीसरा है अनुपालन लागत में वृद्धि। गैर यूरोपीय संघ कंपनियों को अधिनियम के अनुपालन के लिए अपने एआई सिस्टम को अनुकूलित करने हेतु अतिरिक्त खर्चा करना पड़ सकता है। वहीं अगर भारत पर प्रभाव देखें तो इसमें पहला है जोखिम आधारित विनियमन। भारत की एआई नीति जोखिम आधारित दृष्टिकोण से लाभान्वित हो सकती है। इसमें एआई अनुप्रयोगों को उनके संभावित सामाजिक प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। और दूसरा है वैश्विक मानकों के साथ संरेखण। भारत के एआई विनियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने से वैश्विक सहयोग बढ़ सकता है। साथ ही भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिल सकती है। खबर के अंत में एआई के लिए निषिद्ध कार्य भी जानते हैं। पहला है बायोमेट्रिक वर्गीकरण, जिसके तहत भौतिक विशेषताओं से व्यक्तिगत गुणों को निर्धारित करने के लिए एआई का उपयोग करना है। दूसरा है अवचेतन यानी सब्लिमिनल संबंधी हेर फेर, बिना जागरूकता या जानकारी वाले व्यवहार पर एआई का प्रभाव निषिद्ध है। तीसरा है भावनात्मक पहचान, ऐसी प्रणालियां जो अंतरक्रिया के दौरान ग्राहकों की भावनाओं का पता लगा सकती हैं। इसके अलावा है सामाजिक स्कोरिंग, निर्जातीय या जन्म स्थान के आधार पर रोजगार संबंधी निर्णय लेना अनैतिक घोषित किया गया है। यदि चेहरे का डेटाबेस समझें तो चेहरे की पहचान करने वाले डेटाबेस के लिए छवियों को स्क्रैप करना प्रतिबंधित है। इसके बाद है वास्तविक समय में पहचान। कानून प्रवर्तन द्वारा सार्वजनिक पहचान के लिए एआई के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। पूर्वानुमान आधारित पुलिसिंग के अंतर्गत एआई व्यक्तिगत डेटा के आधार पर आपराधिक व्यवहार का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है। और आखिरी है सुबेद्य लोगों का शोषण, जिसमें जोखिम वाले समूहों को एआई के शोषण से बचाना आवश्यक है। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे साउथ सूडान की, जिसकी राजधानी है जूबा। आपको बता दें कि साउथ सूडान में तोपखाने पर बमबारी हुई। चलिए सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति जानते हैं। यह एक स्थल रुद्ध देश है। ये 2011 में अस्तित्व में आया था। ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है। इसके उत्तर में सूडान, पूर्व में इथियोपिया, दक्षिण में केन्या, युगांडा व डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो तथा पश्चिम में मध्य अफ्रीकी गणराज्य स्थित है। यह एक प्रशासनिक क्षेत्र है जिस पर साउथ सूडान और सूडान दोनों द्वारा दावा किया गया है। बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट किनेटी है। इसकी नील नदी प्रणाली व्हाइट नील है, जो कि नील नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यहाँ सर्ड वेटलैंड्स पाए जाते हैं। सर्ड व्हाइट नील नदी द्वारा निर्मित एक विशाल दलदल है। इसका पारिस्थितिकी क्षेत्र पूर्वी सूडानी सवाना है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। केंद्र सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने हरियाणा के फरीदाबाद में ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में गर्भिणी दृष्टि लॉन्च किया। यह मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य का समग्र परिदृश्य प्रदान करने वाला डेटा आधारित डैशबोर्ड है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पार्वती अर्ग रामसर साइट पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया। 2025 की थीम हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा करना है। मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन हेडेड सिस्टोला पक्षी प्रजाति मिली है। यह IUCN रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध है। केंद्रीय बजट 2025-26 में टनेज कर प्रणाली का विस्तार किया गया है। टनेज कर प्रणाली के बारे में बात करें तो यह योजना पहले समुद्री जहाजों के लिए उपलब्ध थी। हाल ही में न्यूजीलैंड में माउंट टर्नकी को न्यूजीलैंड में लीगल पर्सन के रूप में मान्यता दी गई है। माउंट टर्नकी एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। ये अधिक ऊंचा, खड़ा और शंक्वाकार ज्वालामुखी है। केंद्रीय बजट 2025 में कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई। यह 5 वर्षीय मिशन है। इसका उद्देश्य कपास की खेती की उत्पादकता और संधारणीयता को बढ़ावा देना और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन की किस्मों का संवर्धन करना है। हुलोंगाबार गिब्बन अभयारण्य के पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के भीतर प्रस्तावित तेल अन्वेषण गतिविधियां स्थानीय वन्य जीवों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक केंद्र और राज्यों को वन क्षेत्र कम करने वाला कोई भी कदम उठाने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय वन संरक्षण अधिनियम 1980 में 2023 के संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संदर्भ में लिया गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक कीजिए।